नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपके सामने लेकर आई हूँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और संस्कृति, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए है। फाउंडेशन कोर्स हिंदी को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्यार्थियों। पहले के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आप हिंदी भाषा और संस्कृति का सिलेबस देख चुके हैं। तो आइए हिंदी भाषा और संस्कृति 2023-24 नई शिक्षा नीति के अनुसार नए पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं उषा प्रियमवदा जी की एक कहानी है वापसी, जो कि आपको पढ़ना है। तो वापसी कहानी को पढ़ने से पहले हम उषा प्रियमवदा जी के जीवन परिचय को देखते हैं। क्योंकि वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियमवदा जी है, इसलिए उषा प्रियमवदा जी पर भी कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं उषा प्रियमवदा जी के जीवन परिचय की ओर। देखिए विद्यार्थियों, पहला पैराग्राफ हम देख रहे हैं। उषा प्रियमवदा जी, जन्म सन लिखा है 1931। तो इनका जन्म जो हुआ था 24 दिसंबर 1931 को हुआ था। कहीं पर मतभेद भी है, देख सकते हैं आप, लिखा है बुक में 24 दिसंबर 1930 भी आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस पुस्तक के अनुसार, जो कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, जिसमें लिखा है सन 1931, तो 1931 को ही हम ऑथेंटिक मानेंगे। चलते हैं परिचय की ओर। हिंदी की महिला कथाकारों में प्रथम पंक्ति में गिनी जाने वाली उषा प्रियमवदा का जन्म सन 1931 में हुआ था। तो पहला ही प्रश्न बनेगा, कौन सी पंक्ति की कथाकार कहलाती है? तो ये प्रथम पंक्ति की कथाकार कहलाती है। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो 1931 में हुआ था। सन पूछ सकता है। और कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद यहाँ से पीएचडी की। तो उषा प्रियमवदा जी ने पीएचडी कहाँ से की, यह पूछा जाता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। अंग्रेजी में उपाधि ली उन्होंने, उसके बाद पीएचडी की। अंग्रेजी में उपाधि कौन सी ली? स्नातकोत्तर, अर्थात पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जा रही है विद्यार्थियों। महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट करेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध लेडी श्रीराम कॉलेज में 3 वर्ष तक अध्यापन करने के बाद, 3 वर्ष तक इन्होंने किस कॉलेज में अध्यापन किया? 3 वर्ष तक इन्होंने किया दिल्ली के प्रसिद्ध लेडी श्रीराम कॉलेज में। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। तो शिक्षण कार्य कहाँ किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया। अकादमिक रुचि और देश देशांतर के साहित्य की अध्येता उषा प्रियमवदा को पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन करने के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। लिख लेंगे इसको, नोट डाउन करेंगे कि इन्हें कौन सी स्कॉलरशिप मिली। तो इन्हें मिली, प्रियमवदा जी को पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन के लिए। किस अध्ययन के लिए मिली? तो पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। और उन्होंने ब्लूमिंगटन, इंडियाना, अमेरिका में रहकर आधुनिक अमेरिका साहित्य पर शोधपरक कार्य किया। उन्होंने कहाँ रहकर शोध कार्य किया, रिसर्च किया, पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना है ब्लूमिंगटन, इंडियाना, अमेरिका में रहकर आधुनिक अमेरिका साहित्य पर शोधपरक कार्य किया। किस पर किया? तो आधुनिक अमेरिका पर। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते जा रही हूँ, आपके सम्मुख रखते जा रही हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात आप विश्वकांसिन विश्वविद्यालय दक्षिण एशियाई विभाग में, पुनः नोट डाउन करेंगे, अंडरलाइन किया है, प्रोफेसर पद पर कार्यरत हुई। इसके पश्चात आप कहाँ रही? दक्षिण एशियाई विभाग में किस कॉलेज में रही, ऐसा पूछा जाता है। तो विश्वकांसिन विश्वविद्यालय दक्षिण एशियाई विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रही। पूछा जाएगा कि उषा प्रियमवदा जी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत किस विभाग में रही। चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कथाकारों में विशिष्ट स्थान बनाने वाली उषा प्रियमवदा जी ने उपन्यास और कहानी दोनों विधाओं में लिखकर अपनी रचनात्मकता का सामर्थ्य का परिचय दिया। तो विद्यार्थियों, जो उषा प्रियमवदा जी है, प्रथम पंक्ति की कलाकार है, प्रथम पंक्ति की कथाकार है, और उन्होंने दोनों ही विधाओं में लिखा, कहानी में भी लिखा, उपन्यास में भी लिखा। फिर बसंत आया, नोट डाउन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी कहानियों की बात कर रहे हैं। कहानी संग्रह पूछा जा सकता है कि कौन सा कहानी संग्रह उषा प्रियमवदा जी का है। तो अगर आपको याद है तो कौन सा है? एक ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा कौन सा कहानी संग्रह उषा प्रियमवदा जी का नहीं है। तो जब है पता है तो नहीं पर भी आप टिक कर लेंगे प्रॉपरली। तो देखिए, फिर बसंत आया, नोट डाउन करेंगे, 1961 में लिखा गया था उपन्यास। तो पूछा जा सकता है कि सॉरी, उपन्यास नहीं, कहानी संग्रह किस सन में लिखा गया था? फिर बसंत आया, तो 1961 में, 1961। अगला जिंदगी और गुलाब के फूल, ये भी 1961 में लिखा गया था, कहानी संग्रह है। कोई एक दूसरा 1966 में लिखा गया था। और कितना बड़ा झूठ आपके प्रमुख कहानी संग्रह है।
कहानी संग्रह को हम ट्रिक के माध्यम से आगे देखने वाले हैं, देखेंगे ज़रूर। चलते हैं आगे। आपकी कुछ कहानियों का अनुवाद अंग्रेजी सहित देश की अनेक भाषाओं में हुआ है। आपकी कुछ कहानियों का अनुवाद कैसे हुआ था? अंग्रेजी भाषा सहित अनेक भाषाओं में भी हुआ है। आधुनिक जीवन की विडंबनाओं, अकेलापन, ऊब, उदासी और संकुचित होते जीवन दायरे तथा संकीर्ण होती जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति आपकी रचनाओं में बखूबी मिलती है। तो नोट डाउन करेंगे विद्यार्थियों। आधुनिक जीवन की विडंबनाएं, अकेलापन, ऊब, उदासी और संकुचित। आपकी रचनाएं इससे प्रभावित हुई, इन बातों से प्रभावित हुई, ऊब से प्रभावित हुई, अकेलापन, तन्हाई से प्रभावित हुई, उदासी से प्रभावित हुई। तो आपकी रचनाओं में बखूबी यह अभिव्यक्ति देखने को मिलती है कि उदासी क्या होती है, अकेलापन क्या होता है, ऊब जाना क्या होता है और जीवन की विभिन्न प्रकार की विडंबनाएं या उतार चढ़ाव क्या होता है, आपकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इस पर भी सवाल पूछ सकता है कि उषा प्रियमदास की रचनाओं में क्या क्या अभिव्यक्ति खासकर होती है। तो ऊब, उदासी, अकेलापन और जीवन की विडंबनाएं आपकी रचनाओं में प्रायः देखने को मिलती हैं। प्रायः शहरी जीवन ही आपका कार्यक्षेत्र होने के कारण उसी परिवेश को आपने कथा के लिए चुना। इम्पॉर्टेंट है पुनः कि शहरी जीवन ही आपका कार्यक्षेत्र रहा, ग्रामीण जीवन नहीं रहा। संभवतः इसलिए भी आपकी कहानियों में अनुभूति की प्रामाणिकता अथवा विश्वसनीयता असरदार होती है। रूढ़ियों, जड़ मान्यताओं और बोझिल परंपराओं पर आप संजीदा किंतु मीठी चोट करती है। एक व्यंग भी करती है, कमेंट भी करती है, परंतु संजीदा और मीठा कमेंट करती है। किस पर? रूढ़ियों पर। परंपरा से चली आ रही रूढ़ियाँ, जड़ मान्यताएं और बोझिल परंपराओं पर। जो परंपराएं हमें बोझ लगने लगी है, पुरानी परंपराएं, उन पर आपने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। आगे पैराग्राफ में देख रहे हैं उषा प्रियमदास जी के कि वापसी आपकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी बल्कि लेखक की प्रसिद्धि का आधार बन गई है। एक बृहत्तर संयुक्त परिवार की जीवन प्रणाली में रचा बसा देश 20वीं शताब्दी के मध्यकाल तक आते आते नई परिस्थितियों की पहली आंधी में ही मूल्य बोध के स्तर पर किस तरह संक्रमित होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ वापसी कहानी में बताया गया है एक जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में किस तरह मूल्य बोध के स्तर पर संक्रमित होता है, कैसे नैतिक मूल्यों का पतन उसमें होते हुए दिखाया गया सदस्यों का। यहाँ तक कि एकल परिवार भी संबंधों का आधार और अर्थ सिर्फ अर्थ रह जाता है। कहा जा रहा है कि चाहे जॉइंट परिवार हो या संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार हो, संबंधों का आधार सिर्फ अर्थ रह जाता है। अर्थ से तात्पर्य धन से अर्थ रह जाता है। यह कहानी उसका साक्ष्य देती है। आगे देखिए, पारिवारिक रचनागत प्रवृत्तियों, नगरीय जीवन का परिवेश, मध्य वर्ग की बदलती जीवन शैली, व्यक्ति की स्वार्थपरता, उपयोगितावादिता, अकेलेपन की स्थिति, शिल्प में मंथर गति की लयात्मकता और भाषा का संयम आदि देखा जा सकता है। कहानी की बात की जा रही है कि इसमें सब देखा जा सकता है। इस एक कहानी पर कहानी के शीर्ष समीक्षकों के द्वारा, अर्थात जो श्रेष्ठ समीक्षक है, रचनाकार हैं, विविध कोण से चर्चा की गई है, विविध प्रकार से चर्चा की गई है। उससे इस कहानी के महत्व का पता चलता है। अंत में कुछ पंक्तियाँ आप देख रहे हैं कि डॉक्टर रामदरस मिश्र को नोट डाउन करेंगे। डॉक्टर रामदरस मिश्र को उषा प्रियमदास की यह कहानी, यह मतलब वापसी कहानी, लेखिका की शक्ति मालूम पड़ती है। पूछा जा सकता है कि किसे वापसी कहानी उषा प्रियमदास की शक्ति मालूम पड़ती है। तो डॉक्टर रामदरस मिश्र को उषा प्रियमदास की कहानी वापसी लेखिका की शक्ति मालूम पड़ती है कि ये कहानी ही उनकी एक शक्ति थी, क्योंकि इसमें पारिवारिक संबंधों की बड़ी जीवत टकराहट है। पारिवारिक संबंधों की किस तरह टकराहट बताई गई है, किस तरह युवा पीढ़ी और बुजुर्ग व्यक्तियों के मध्य तालमेल या सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है, किस तरह इस कहानी के पात्र गजाधर बाबू जब घर वापस लौटते हैं पुनः नौकरी के उपरांत, तो क्या वो महसूस करते हैं, इस कहानी में बताया गया है विद्यार्थियों। तो इस तरह आज आपने संक्षिप्त में उषा प्रियमदास जी के जीवन परिचय को देखा। जल्दी हम उनके द्वारा लिखित कहानी वापसी को भी पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे ना छूटे। विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही उनके उपन्यास और कहानियों को ट्रिक के साथ समझाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। BA BSc BCom 3rd ईयर फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति को पढ़ने के लिए अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएंगी। अगर आपका रिस्पांस आता है, पॉजिटिव रिस्पांस आता है, और अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो ज़रूर आगे भी फाउंडेशन कोर्स के और भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।